वो भी क्या दिन थे जब 1973-1974 में हम लोग दुनियापुर में रहा करते थे। हमारी जो फैमिली थी वो बड़ी छोटी सी फैमिली थी, और क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ था वो एक छोटे से गांव से था, तो आम तौर पे जो पूरा गांव था उसके जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को ना सिर्फ जाना करते थे बल्कि एक दूसरे के गम में, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुआ करते थे। अब क्योंकि जो मेरी फैमिली थी वो बड़ी छोटी सी फैमिली थी, यानी कि मैं था, मेरे वालिदैन थे, और ना ही मेरा कोई भाई था और ना ही मेरी कोई बहन थी। तो हमारा जो घर था वो गांव के बिल्कुल कोने में मौजूद था, जबकि जो मेरी नानी थी, इवन कि जो मेरी दादी थी, वो गांव के उस तरफ यानी गांव के दूसरी तरफ रहा करते थे। आप कह सकते हैं कि मेरे घर से नानी का जो घर था या दादी का जो घर था वो मुश्किल से 20 या 25 मिनट के फासले पे मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब वीकेंड होता तो हमारे जितने भी कज़न्स वगैरह थे हम सारे के सारे जमा हो जाते। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ थी, या आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ खेल थे जो हम लोग मिल के खेला करते थे। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और तकरीबन 1980-1981 में जबकि टेलीविज़न नया नया आया था, तो एक दफ़ा हफ्ते की रात यानी वीकेंड पे हम सारे के सारे जो लोग थे वो अपनी नानी के घर में मौजूद थे। शदीद सर्दी हो रही थी और रात के तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम था कि इत्तफाक से मेरे फादर को कोई काम याद आ गया और वो मुझे कहने लगे कि ज़रा घर चले जाओ और कुछ सामान है वो मुझे ला के दे दो। आम तौर पे गांव के जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 9-9:30 बजे तक सो जाया करते थे। खैर बहुत ज़्यादा धुंध थी और धुंध के साथ साथ सर्दी मौजूद थी, तो पहले तो मैं बहाना करने लगा कि अब्बू जान मुझे ना भेजें, लेकिन बहरहाल जब उन्होंने काम की नौयत बताई या जो भी काम था वो इस कदर इम्पॉर्टेंट था कि मुझे उनकी ना सिर्फ बात माननी पड़ी बल्कि मैं नानी के या दादी के घर से अपने घर के लिए रवाना हो गया। अब वहाँ से जो हमारे घर का रास्ता था वो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता था, लेकिन शदीद धुंध होने की वजह से ये जो रास्ता था ये थोड़ा सा बढ़ चुका था, क्योंकि ना सिर्फ मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था बल्कि अपनी रात में मुझे इस गांव के अंदर खौफ महसूस हो रहा था। जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, या आप कह सकते हैं कि मेरा घर आने ही वाला था, कि एकदम से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे किसी ने चलना शुरू किया है। अब शुरू में मैंने इस आवाज़ को इग्नोर किया और मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब वाज़ेह आवाज़ आने लगी और अब बाकायदा महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई ना कोई मौजूद है और शायद मुझे फॉलो कर रहा है, तो एकदम से जब मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि एक बिल्ली है जो मेरे पीछे चलती चली आ रही है। खैर आम तौर पे गांव में इस तरह के जो पेट एनिमल्स हैं वो ना सिर्फ मौजूद हुआ करते हैं बल्कि आपसे वो बहुत ज़्यादा मानूस होते हैं। अब मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और दोबारा से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे अब मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि किसी के कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई है। अब ये जो कदमों की आवाज़ थी इससे पता चल रहा था कि मेरे पीछे कोई एक शख्स है जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहा है, लेकिन मैंने उसको ना सिर्फ नज़रअंदाज किया बल्कि मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। इसी दौरानी में यानी 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर अब मुझे लगने लगा था जैसे कि मेरे पीछे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि शायद 3 अफराद हैं जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रहे हैं। और अजीब बात यह थी कि जो भी अफराद थे वो ना सिर्फ मुझे फॉलो कर रहे थे बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आपस में कोई बातें की जा रही हैं। खैर चलते चलते जब मैंने उनकी ज़बान पे या उनके लहजे पे गौर किया तो ऐसा लग रहा था कि 3 औरतें हैं
जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही हैं। इसी दौरानिए में जब मैं घर के बिल्कुल क़रीब पहुंचा तो बाकायदा किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पीछे से पुकारा, और जैसे ही मुझे किसी ने पीछे की तरफ से मेरा नाम लेके पुकारा तो मैंने एकदम से पलट के देखा। जैसे ही मैं पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे 3 औरतें हैं जिन्होंने शायद ब्लैक कलर के बुर्के पहन रखे हैं, और सिर्फ उनके मुंह का जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है, जबकि उनका जो बाकी जिस्म है वो बुर्के के अंदर या बुर्के के ज़रिए ढका हुआ है। अजीब बात ये थी कि ये तीनों जो औरतें थीं, इन तीनों के जो चेहरे थे वो तकरीबन एक जैसे थे, बहुत ज़्यादा गोरे चेहरे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चेहरे हैं। सबसे खौफनाक बात ये थी कि इनके जो चेहरे थे, इनके चेहरे पे आंखें मौजूद नहीं थीं। यानी कि जो 3 औरतें मेरे पीछे मौजूद थीं और जिन्होंने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा था, उनके चेहरे पे आंखों का नामो निशानी नहीं था। खैर, मैंने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से गए वक्तों में सुन रखा था कि हमारे इस गांव में, ख़ास तौर पे इस एरिए में, शेप शिफ्टर्स या जिन्हें छलावा कहा करते हैं, वो आम तौर पे नज़र आया करते हैं। तो पहला इंप्रेशन तो यही था कि शायद मेरे पीछे जो मखलूक़ात मौजूद हैं वो यकीनन कोई ना कोई छलावा हैं। बहरहाल उनको इस हालत में ये इतनी बुरी शक्ल के साथ देखने के बाद मैंने ना सिर्फ तेज़ी से भागना शुरू किया, बल्कि जैसे तैसे करके अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा। अब मसले की बात ये थी कि मेरे पीछे वो औरतें थीं जो बाकायदा मुझे फॉलो कर रही थीं, जबकि मेरे सामने जो घर का दरवाज़ा मौजूद था, अगर मैं उस दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हूँ तो एक तो मेरा जो घर था वो अंधेरे में डूबा हुआ था, और दूसरी बात ये थी इस पूरे घर में, इस बड़े से घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खैर, जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने सबसे पहले उस कमरे की तरफ बढ़ना बेहतर समझा जिस कमरे में जाके मुझे कुछ चीज़ें निकालनी थी, जिन चीज़ों को लेने के लिए मैं यहाँ पे भेजा गया था। जल्दी जल्दी जो भी सामान था, ये जो भी चीज़ें थीं, वो मैंने लीं और मैं फ़ौरन से बाहर निकलने के लिए पलटा। अब जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए पलटा तो मुझे ऐसा लगा जो हमारे घर की स्टेयर्स हैं, उन स्टेयर्स से कोई नीचे उतरता हुआ आना शुरू हुआ है, और देखते ही देखते वही 3 औरतें जो अभी कुछ देर पहले मेरा पीछा कर रही थी, या जिनको अभी कुछ देर पहले मैंने रास्ते में देखा था, वो एक एक करके सीढ़ियों की तरफ से नीचे आना शुरू हो चुकी हैं। और अजीब बात ये थी कि जो हमारी सीढ़ियाँ थीं, जहाँ पे वो ख़त्म हुआ करती थीं, उन सीढ़ियों के बिल्कुल बराबर में घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा मौजूद था। यानी कि अगर मुझे बाहर जाना है तो मुझे किसी भी कीमत पे उन सीढ़ियों के सामने से गुजरना है, तो ही मैं गेट से बाहर निकल सकता हूँ। खैर, जैसे ही मैं उनके सामने सामने गेट की तरफ बढ़ने लगा तो एकदम से वो तीनों जो औरतें थीं वो नीचे मेरे सामने आके खड़ी हो गईं, और जैसे ही वो तीनों औरतें मेरे और दरवाजे के दरमियान में आके खड़ी हुईं तो उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने एक ज़ोर से चीख मारी है। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपनी नानी के घर के अंदर पलंग के ऊपर लेटा हुआ था। मेरे कुर्बो जवार में जो भी मेरे घर वाले थे, ख़ास तौर पे जो मेरे पेरेंट्स थे, वो मौजूद थे, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि बिला आखिर तुम खेतों के दरमियान इतनी रात में क्यों गए थे। अब जैसे ही इन लोगों ने इस तरह का अजीब सा सवाल किया तो मैं उनसे कहने लगा कि मैं खेतों के दरमियान नहीं गया था, मैं अपने घर गया था और मुझे मेरे वालिद ने, यानी कि मेरे फादर ने, किसी काम से घर भेजा था। खैर, घर वालों का कहना था कि जब तुम काफ़ी देर तक घर में वापस नहीं आए तो जो मेरे कज़न्स थे, मेरे तमाम कज़न्स को कहा गया कि वो मेरे घर की तरफ आए और मेरे घर जाके मुझे देखें
कि मैं बिला आखिर वापस क्यों नहीं आया हूँ। मेरे कज़न्स सबसे पहले घर में आए और जब वो घर में आए तो पूरे घर में मैं मौजूद नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने बारी बारी पूरे गांव को चेक करना शुरू किया और बिलाखिर जब वो खेतों के दरमियान में पहुंचे तो मैं खेतों के दरमियान बहुत बुरी हालत में यानी कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। खैर इसके बाद तकरीबन 7 या 8 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा और इस दौरानिए में जब मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया गया और बहुत सारे झाड़ फूक करने वालों ने जब इसके बारे में मालूमात दी तो पता ये चला कि उस रात मैंने जो 3 औरतों को देखा था वो वाकई में छेलावा थी, जो कि कभी भी किसी भी वक्त अपना रूप न सिर्फ बदल सकते हैं बल्कि इंसानों को रात के औकात में डराने की कोशिश किया करते हैं। और बात यह भी है कि जो हमारा गांव है उस गांव में आज भी इस तरह के किस्से और इस तरह की कहानियां मौजूद हैं और लोग कहा करते हैं कि इस दौर में भी अक्सर उनको इस तरह की मखलूक़ात रात के औकात में नज़र आया करती हैं। ये जो वाक़या है यह वाक़या मुझको मेरे दादा सुनाया करते थे। वो बताया करते थे कि उनके जो फादर थे यानी कि जो हमारे परदादा थे वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में न सिर्फ रहा करते थे बल्कि वो सारे गांव में बल्कि कुर्बा जवार के जितने भी गांव थे उन तमाम गांव में अपने मिठाई बनाने की वजह से या उसके खुश जायका होने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो शुरू में इन्होंने मुख्तलिफ ऑर्डर्स यानी कि जैसे जैसे कोई प्रोग्राम होता कोई खुशी होती तो मोहल्ले वाले यानी कि गांव वाले इनसे रब्ता किया करते और इनको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए मिठाई का ऑर्डर दिया जाता। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था तो इन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं मिठाई बनाने के बाद शहर की तरफ जाया करूं और वहां जाके मिठाई को फ़रोग़ करने की कोशिश किया करूं। उससे ना सिर्फ मेरी आमदनी में इजाफा होगा बल्कि जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा तो मैं एक दिन इस काबिल हो जाऊंगा कि अपने गांव में या करीब के शहर में एक बहुत बड़ी सी मिठाई की दुकान खोल सकूं। और इसी वजह से जो हमारे परदादा थे वो मुसलसल कोशिश करते चले गए और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने एक शहर में और उसके साथ साथ एक गांव के अंदर मिठाई की बहुत बड़ी दुकानें खोल लीं। परदादा बताया करते थे कि रात के औकात में जब हम अपनी दुकानों को बंद करते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ मिठाइयाँ लेके हम अपनी दुकान से अपने घर की तरफ आ जाया करते थे। अब ये जो दौर था बड़ा सादा दौर था। ज़्यादातर लोग पैदल सफ़र किया करते थे जबकि इक्का दुक्का लोगों के पास साइकिल भी मौजूद हुआ करती थी। खैर कुछ टाइम के बाद परदादा ने भी न सिर्फ साइकिल ख़रीद ली थी बल्कि अब वो कोशिश करते थे कि रात के औकात में जब मिठाई की दुकान को बंद करें तो वो साइकिल को इस्तेमाल करते हुए अपने घर की तरफ पहुँचें। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और रात के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था। परदादा अपना काम करने के बाद 2 या 3 किलो मिठाई लेके अपने गांव की तरफ या अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अब जैसे जैसे ये खेतों के दरमियान से गुजर रहे थे तो इन्होंने महसूस करना शुरू किया कि इनकी साइकिल के आगे की तरफ बहुत सारे बच्चे न सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से इनको देख रहे हैं। अब इनका रोज़ का आना जाना था। गांव के जितने भी बच्चे थे या जितने भी इनके जानने वाले थे ये सब के सब लोगों को या उन तमाम बच्चों को पहचाना करते थे। अजीब बात यह थी कि जो बच्चे इनके रास्ते में खड़े हुए थे ये बहुत ही अलग बच्चे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनका जो ताल्लुक है वो किसी खाती पीती फैमिली से है। उन बच्चों के जो चेहरे थे वो बहुत पुरनूर थे और उनके चेहरों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद थी। खैर परदादा बताते हैं कि जैसे ही मैं उन बच्चों के सामने पहुंचा तो जो बच्चे थे वो बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे रोकने लगे
अब जैसे ही उन बच्चों ने मेरा नाम लिया और मेरा नाम लेने के बाद मुझे रोकना शुरू किया, तो मैंने चलती हुई साइकिल से उनसे पूछना शुरू किया कि आखिर तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों रोकना चाहते हो। तो चलते चलते ही उन बच्चों में से जो एक बच्चा था, उसने कहा कि हम करीबी गांव में रहा करते हैं और हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छी मिठाई बनाया करते हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ मिठाई हमें भी दे दो। अगर हमें तुम्हारी बनाई हुई मिठाई पसंद आई तो हम तुम्हारे पास रोज़ाना तुम्हारी दुकान पे आया करेंगे। खैर, परदादा ने इन बच्चों की बात सुन के अपनी जो साइकिल थी उसको रोक लिया और साइकिल रोकने के बाद जितने भी बच्चे थे उन तमाम बच्चों को एक एक या दो दो मिठाइयाँ दे दी। अब मिठाइयाँ खाने के बाद ये जो बच्चे थे ये बहुत ज़्यादा खुश थे और वो कहने लगे कि कल हम दोबारा इसी जगह तुमसे दोबारा मिलेंगे, लेकिन तुम वादा करो कि कल जब तुम इस टाइम यहाँ से गुजरोगे तो तकरीबन 50 किलो मिठाई हमारे लिए लेके आओगे। अब जब इन छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह की अजीब सी बात की, यानी कि 50 किलो मिठाई की बात करने लगे, तो परदादा को लगा कि शायद ये जो बच्चे हैं वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। इतने इतने से बच्चे भला 50 किलो मिठाई कैसे खा सकते हैं। खैर, परदादा ने इनकी बात को इग्नोर किया और वो कहने लगे कि चलो अब मुझे इजाज़त दो, मुझे वापस अपने घर जाना है और वैसे ही मुझे काफ़ी देर हो चुकी है। खैर, ये कहने के बाद उन्होंने साइकिल को दोबारा से चलाना शुरू कर दिया। जब इन्होंने साइकिल को दोबारा से चलाना शुरू किया तो इस दौरानिए में वो जो बच्चा था जिसने इनसे मिठाई खाने की रिक्वेस्ट की थी, वो कहने लगा कि अगर कल तुम 50 किलो मिठाई नहीं लेके आए तो उसके बाद से तुम्हारा यहाँ से गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। अब परदादा क्योंकि पुराने दौर के आदमी थे, बड़े स्ट्रांग थे, और कोई बच्चा अगर उनके सामने इस तरह की बात करे तो जाहिर सी बात है उनको गुस्सा आ सकता था। खैर, उन्होंने उस बच्चे को डांटा और कहा कि तुम 50 किलो मिठाई खुद से खा सकते हो। तो जो बच्चा था वो कहने लगा कि कल आप लेके तो आए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मिठाई किस तरह खाते हैं। खैर, परदादा ने इन बच्चों की जो बातें थीं उनको इग्नोर किया और खैरियत से अपने घर पहुंच गए। इसी तरह जब दूसरी रात आई तो दूसरी रात सेम टाइम पे जब परदादा वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुए तो उसी रास्ते पे, मेन उसी जगह पे जहाँ पे कल इनको बहुत सारे बच्चे नज़र आए थे, वहाँ पे इन्होंने आज देखा कि बहुत लंबे लंबे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचे तो जो भी आदमी थे वो इनसे कहने लगे कि कल हमारे बच्चों ने तुम्हें 50 किलो मिठाई का कहा था, अब तुम बताओ कि वो जो मिठाई है वो कहाँ पे है। अब जब इन्होंने इस तरह की बात की तो अब परदादा को लगने लगा कि शायद वो जो बच्चे थे वो बहुत सीरियस थे और वाकई में किसी प्रोग्राम के लिए या किसी तकरीब के लिए मिठाई बनवाना चाहते थे। खैर, परदादा ने इनको कहा कि कल मैं समझ रहा था कि शायद जो बच्चे हैं वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। अगर आप मुझसे वाकई में 50 किलो मिठाई बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे नकद पैसे दें। अगर आप मुझे पहले से पैसे दे देंगे तो कल मैं इस टाइम पे आपको 50 किलो मिठाई दे दूंगा। अब जैसे ही परदादा ने इस तरह की बात की तो उनमें से जो एक आदमी था वो एकदम से दादा की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो परदादा की तरफ बढ़ा तो उसने एकदम से अपना हाथ आगे किया और अपने हाथों से कुछ कोयले परदादा की जेब के अंदर डाल दिए। वो कहने लगा कि तुम्हारा मुआवजा है, अब कल जब तुम यहाँ से गुजरोगे तो तुम पे लाजिम है कि हमें मिठाई दोगे। अब परदादा ने जब कोयलों को जेब में डालते देखा तो उनको शदीद गुस्सा आने लगा। वो कहने लगे कि मैंने तुमसे पैसों का मुतालबा किया है, तुमने मुझे कोयले दे दिए हैं, खैर जाओ अपना काम करो।
ये कहने के बाद जो हमारे परदादा थे उन्होंने गाड़ी को वापस से अपने घर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। भारत जैसे तैसे जब ये घर के अंदर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी जेब से वो कोयले बाहर निकालने की कोशिश की, तो परदादा बताते हैं कि जब मैंने जेब के अंदर हाथ डाला तो वो जो कोयले थे जो कि उस आदमी ने मेरी जेब में डाले थे, अब वो कोयलों के बजाय हीरो में तब्दील हो चुके थे। और ये इस कदर कीमती हीरे थे कि इन हीरो के अवज़ 50 क्या 500 किलो तक मिठाई आराम से दी जा सकती थी। अब परदादा को अंदाज़ा हो चुका था कि जो लोग इनको मिले हैं वो कम से कम इंसान नहीं है। खैर फिर उसके बाद से ऐसे ही होने लगा कि जैसे जैसे परदादा को बताया जाता वैसे वैसे मुआवजे के अवज़ वो बहुत सारी मिठाई बनाया करते और ठीक उसी जगह पे तकरीबन रोज़ाना वो जन्नात परदादा को मिला करते थे।